सो वेलकम बैक बच्चों। और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें आज हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में ट्रिग्नोमेट्री, लेक्चर नंबर 2 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा आता है वो लेक्चर नंबर 4 में करेंगे। तो बेसिक डिफरेंशिएशन होता क्या है, करते कैसे हैं, ये सब चीजें आज हम लोग देखेंगे। और चलो स्टार्ट करते हैं। और होपफुली आप लोग लैपटॉप के सामने बैठ चुके होंगे, अपना कॉपी पेन ले लीजिए क्योंकि आज क्वेश्चंस हम लोग ज्यादा करेंगे। और जब मैं समझा रहा हूँ कोशिश करिए उस समय देखने का, पहले समझिए फिर वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देख के ट्राई करिए। ये नहीं कि जब मैं समझा रहा हूँ, जब मैं लिख रहा हूँ तब आप लिखने का प्रयास करिए, ये गलत है। पहले सुनिए, देखिए कि टीचर क्या समझा रहा है और फिर जब आप समझ जाए तब आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं रिवर्स करके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ डेफिनेशंस आते हैं और ये एक नीट के बच्चे के लिए उतना फेमिलियर चीज नहीं है। ये जेई के बच्चे या जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जो तैयारी कर रहे, वो ज्यादा इस चीज को जानते होंगे या उन्हें आगे पढ़ना है। बट आपको बेसिक्स जानना है बच्चों, जो भी नीट के बच्चे एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको बस यही कहना चाहता हूँ, जस्ट नो द स्टफ एंड अंडरस्टैंड इट एंड गो फॉरवर्ड। इसको बहुत डिटेल में अंदर तक नहीं समझना, तो बस कूल रहिए और काम रहिए और देखिए कि क्या समझाया जा रहा है। फंक्शन नाम का चीज होता है। फंक्शन में क्या चीज होता है? सबसे पहले तो फंक्शन में अपना सबसे पहले क्या होता है? कॉन्स्टेंट्स। क्या होता है? कॉन्स्टेंट। ये सबसे पहले है कॉन्स्टेंट। सबसे पहले क्या अपना है? कॉन्स्टेंट है। जस्ट सबसे पहले क्या अपना है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है? एनीथिंग विच डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। कोई भी चीज जो अपना वैल्यू चेंज नहीं करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। तो जैसे आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? दिया हुआ पाई, ठीक है। ई का वैल्यू कितना होता है? 2.7 आई थिंक होता है। और पाई की वैल्यू आप लोग बचपन से जानते हैं, दैट इज 3.14। उसके बाद आता है वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स ऐसा चीज, ऐसा क्वांटिटी विच चेंजेस इट्स वैल्यू। मोमेंट मोमेंट पे अपना वैल्यू चेंज करता है। जैसे हम लोग 7th 8th 9th 10th में मैथ्स में पढ़ते थे एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई, वाई जेड, तो उसकी कुछ भी वैल्यू आती थी। तो ऑल दोज वेरिएबल्स आर दोज क्वांटिटीज और ऑल दोज थिंग्स वेर वेरिएबल। और ये एक्स वाई जेड, एक्स हमारा क्या है या वाई हमारा क्या है या एक्स स्क्वायर वाई क्या है, ये सब वेरिएबल है जो अपना वैल्यू बदल सकते हैं। इनकी वैल्यू कभी किसी क्वेश्चन में 2 आती थी, किसी में 5, किसी में 4.4, कुछ भी आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। अब फंक्शन क्या है? तो फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स वेयर वन इज इंडिपेंडेंट एंड वन इज डिपेंडेंट। क्या बोल रहा हूं समझ में नहीं आया? जैसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये क्या है? एक फंक्शन है। क्यों? तो ये रिलेशन बता रहा है किसके बीच में, जरा बताइए। ये रिलेशन बता रहा है एक्स और वाई स्क्वायर के बीच में, एक्स और वाई के बीच में। और इसमें से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कौन है? तो आप जरा ध्यान दीजिएगा। अगर इफ y की वैल्यू 1 इंप्लाइज व्हाट? x की वैल्यू 1। यानी क्या हो रहा है बताइए? y की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो यानी y, इफ y की वैल्यू अगर 2 है तो x एकदम डिपेंडेंट है y पे और वो कितना हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। हाँ या ना? यहां से देख के तो यही पता चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू हम अपने मन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, तो y हमारा क्या कहला जाएगा? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और मेरा x क्या हो जाएगा बच्चा? बोलो। x हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चा? बोलिए। y पे डिपेंड कर रहा है। बट एक डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अ क्वांटिटी y इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ x इफ corresponding to any given value of x there exists only single value of y। तो ये क्या समझाना चाह रहा है, जरा इसको देखते हैं। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं किसके बीच में, तो मान लीजिए y मेरा फंक्शन ऑफ x है। y मेरा किस पे डिपेंडेंट है? x पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। और x क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मान लीजिए आपने ग्राफ ड्रॉ किया, ये आपका y था, ये आपका x है। और आप इसमें कैसे डिफाइन कर सकते हो कि ये एक वैलिड फंक्शन है कि नहीं, या ये फंक्शन सही है या गलत है, ऐसा फंक्शन हो भी सकता है कि नहीं। तो आपको डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको एक लाइन खींच देना है। क्या कर देना है? एक लाइन कहीं भी खींच दो और उस लाइन पे फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x1, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x2,
मेरा यूनिक वैल्यू आना चाहिए, एक ही वैल्यू आना चाहिए y का। इफ यू कैन सी, एक यूनिक वैल्यू आ रहा है y का, और वो कुछ और नहीं है, बस ये वैल्यू है, दैट इज y1, और यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू आ रहा है y2। हाँ या ना? तो मेरा x अगर मैं पैरेलली लाइन खींचूं, x की एक वैल्यू के लिए मेरे को दो वैल्यू ऑफ y नहीं आना चाहिए, देयर शुड बी ए यूनिक वैल्यू। तो कौन सा ग्राफ गलत हो जाएगा जरा सोचो। मान लो मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूं, मान लो मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूं, तब तो मान लो ये मेरा y है, ये मेरा x है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगाओगे तो देखोगे जब हम लाइन खींच रहे हैं फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, मेरे दो दो वैल्यू ऑफ y आ रहा है, समझ में आ रहा है? एक y1 आ रहा है, एक y2 आ रहा है। एक ही वैल्यू ऑफ x के x1 के लिए मेरे दो वैल्यूज ऑफ y आ रहे हैं, यानी दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। बस इतना ही समझना। सर क्या ऐसा हो सकता है कि दो वैल्यू ऑफ x1 x2 के लिए सेम वैल्यू ऑफ y आ जाए? दो वैल्यू x1 x2 के लिए सेम वैल्यू ऑफ y आ जाए? हाँ, आ तो रहा है, चेक करो, आ तो रहा है। ये भी कुछ ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पे ही हो रहा, मैच कर रहा है। यानी अगर x1 का वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू 5 मान ले, तो दोनों पे वैल्यू y की वैल्यू 3 आ सकती है, आ सकती है। दो अलग अलग जगह पे वैल्यू सेम हो सकता है, बट अगर एक वैल्यू ऑफ x ले, उसके लिए सिर्फ एक वैल्यू ऑफ y मिलना चाहिए था। यहाँ पे तो मिल रहा है, बट यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे दो वैल्यूज ऑफ y मिल रहा है। तो कौन सा वैल्यू लेना है? तो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड फंक्शन, ये गलत है। हाँ या ना? इसलिए मैं बोला आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है मेडिकल के बच्चों को, क्योंकि ये जेई के बच्चों को 12th में बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ना है। मेडिकल बच्चों को बस थोड़ा सा देखना, समझना, आगे बढ़ना, तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है फाइनाइट चेंज। फाइनाइट चेंज क्या होता है? तो इसको थोड़ा सा आपको अगर देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं थोड़ा लाइट ऑफ कर देता हूं और आप समझिए इसको क्या लिखा हुआ है। फाइनाइट चेंज मतलब a change in a quantity is comparable to its initial value, change is said to be finite। यानी अगर मेरे पास 5 रुपया था और मेरे में कुछ चेंज आ गया, जरा अगर आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए फिर मैं समझाता हूं। अगर मान लीजिए मेरे पास 5 रुपया था और मेरा वैल्यू अब चेंज होकर कितना हो गया है? 7 रुपया हो गया है, 7 रुपीज हो गया है। तो मेरे में चेंज कितना रुपये का आया? 2 रुपया का। क्या 2 रुपया कंपेरेबल था ओरिजिनल वैल्यू के? ओरिजिनल वैल्यू कितना था? 5। तो क्या 2 इज कंपेरेबल टू 5? यस, इट इज वेरी मच कंपेरेबल टू 5। तो अगर मेरा ओरिजिनल लेंथ आपका यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है और आपने इसमें चेंज लाया है, फॉर एग्जाम्पल इफ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 10 सेंटीमीटर एंड अ चेंज ऑफ 2 सेंटीमीटर इन लेंथ इज कंसिडर्ड टू बी एज ए फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट चेंज। तो इसमें चेंज कितने का है? एल नॉट ओरिजिनल वैल्यू 10 है और डेल्टा एल 2 सेंटीमीटर का है, तो इस चेंज को हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट चेंज। कंपेरेबल है इसलिए फाइनाइट चेंज बोलेंगे। तो सर ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग फाइनाइट चेंज? क्योंकि इसका आगे काम है। आगे क्या काम है जरा देखिए। अब इनफाइनाइटेसिमल चेंज क्या होता है? इनफाइनाइटेसिमल चेंज, इनफाइनाइटेसिमल चेंज मतलब बहुत 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 छोटा चेंज, बहुत छोटा चेंज। तो ध्यान दीजिए, अ वेरी स्मॉल चेंज इन y इज कॉल्ड एज dy। ये ध्यान दीजिएगा वर्ड को। बहुत छोटा चेंज इन एनी क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय d ऑफ दैट थिंग। जैसे x है तो छोटा चेंज dx, अगर y है तो छोटा चेंज dy। तो इफ अ चेंज इन ए क्वांटिटी इज नॉट कंपेरेबल टू इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी मेरे पास पहले 10 रुपया था और मेरे में चेंज क्या आया? तो 10.0000000001। तो मेरे में चेंज कितना है? 0.0000000001। ये चेंज जो है बहुत 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 छोटा है। तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेरी डी वाई, डी ऑफ दैट थिंग। तो वेरी स्मॉल चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय डी वाई। एग्जाम्पल, y2 का वैल्यू 100 है, y1 की वैल्यू देखो कितनी है? 99.9999999999। तो y2 माइनस y1 करेंगे तो देखो ये वैल्यू कितना छोटा आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है एज कंपेयर टू 10, क्या कंपेरेबल भी है? नो, बहुत 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 छोटा है। तो उस चीज को हम लोग देखो, स्मॉल चेंज इन x क्या कहलाता है? dx। स्मॉल चेंज इन z क्या कहलाता है? dz। ये चीज समझने का होता है कि अगर थोड़ा कंपेरेबल चेंज होता है तो उसको हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं। अगर बहुत 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 छोटी चेंज होती है, दैट वेरी सी छोटी चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय d ऑफ दैट थिंग। तो इसको dz पढ़ते हैं, dx पढ़ते हैं। वेरी स्मॉल चेंज इन t इज रिप्रेजेंटेड एज, ध्यान दो, t को में छोटा सा चेंज कैसे रिप्रेजेंट होता है? dt से होता है। समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़े। ओके, व्हाट इज स्लोप ऑफ ए कर्व? आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोग स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन देखा था, और स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हमारा क्या होता था? m से डिनोट करते थे। थोड़ा सा याद करने की जरा अगर प्रयास करें तो मैं बता रहा हूं अपना
स्लोप ऑफ कर्व पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है बच्चा? स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, अगर हम स्लोप को दिखाए तो m इज इक्वल टू क्या होता है? सबसे पहले tan थीटा, बोलिए tan थीटा होता है, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है, जो कि हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। हाँ या ना? तो ये तो स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन था। बट अगर बात आती है स्लोप ऑफ ए कर्व, तो कर्व का स्लोप फिक्स नहीं होता है। अपना एक स्ट्रेट लाइन का कर्व स्लोप फिक्स होता है। अगर मान लो ये मेरा लाइन है, इट हैज ए फिक्स स्लोप। क्या होता है? इसका स्लोप फिक्स होता है, फिक्स्ड स्लोप। लेकिन एक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मेरा कर्व है तो कर्व का स्लोप फिक्स नहीं होता है। कर्व रहेगा तो कर्व के डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट स्लोप आएगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो अलग स्लोप आएगा, यहाँ की बात करूँ अलग आएगा, यहाँ की बात करूँ अलग आएगा, यहाँ की बात करूँ अलग आएगा। सर आपने जो पॉइंट्स दिखाए बस वही अलग आ रहे हैं क्या? नहीं, आप कहीं भी 2 पॉइंट लोगे तो स्लोप बदलता जाता है। वो देखेंगे कैसे स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ कर्व के लिए हमें डिफरेंशिएशन का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। इसीलिए स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज फिक्स्ड, वो हम लोग कैसे निकाल लेते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के मदद से, tan थीटा से या डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स से। बट जैसे ही स्लोप ऑफ कर्व की बात आए तो उसका स्लोप फिक्स नहीं होता है, इसका स्लोप इज वेरिएबल। इसका स्लोप क्या होता है? स्लोप इज वेरिएबल एट ईच पॉइंट, वेरिएबल एट ईच पॉइंट, याद रखिएगा। स्लोप बदलता रहता है, वेरिएबल चेंज होता रहता है, दैट इज वेरिएबल एट ईच पॉइंट। चलो अब समझते हैं, ध्यान से देखिए क्या समझाना चाह रहा हूं। आपको अगर देखने में दिक्कत है तो मैं एक बार लाइट ऑफ कर देता हूं, आप पॉज करके समझ सकते हो कि क्या दिया हुआ है। चलिए अगर देखते हैं इधर, स्लोप ऑफ ए कर्व, एवरेज स्लोप ऑफ ए कर्व क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, एवरेज मतलब थोड़ा सा लार्ज वैल्यू ऑफ के लिए। तो अगर मेरा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स और ये वाई, मेरा कर्व आपको दिख रहा है कौन सा है? कर्व आपका ये पिंक लाइन है, पिंक नहीं स्काई ब्लू कह सकते हैं। तो मेरा एवरेज स्लोप ऑफ क्या कर्व क्या हो जाएगा? तो मैं 2 पॉइंट को सेलेक्ट कर रहा हूं, एक x1 y1, एक x2 y2। तो व्हाट इज द स्लोप, एवरेज स्लोप ऑफ दिस कर्व? अगर x1 y1 और x2 y2 को सोचे तो फिर वही चीज हो जाता है जो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, डेल्टा m या m एवरेज कितना आ रहा है बच्चा बोलो? डेल्टा y बाय डेल्टा x, जो हमको किससे मिल जाता है? tan थीटा से मिल जाता है, जो कैसे मिल जाएगा? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये तो हम पिछले क्लास से भी जानते हैं सर। बट इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ ए कर्व, एक पॉइंट पे स्लोप क्या है? इंस्टेंटेनियस मतलब हर मोमेंट पे मैं देखना चाहता हूं। एवरेज मतलब कर्व का मुझे स्लोप बताओ फ्रॉम x1 2 से लेके 5 तक, तो वो क्या हो गया? बहुत बड़ा चेंज हो गया। बट अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए कर्व एट 2, एट 2 मतलब इंस्टेंटेनियसली उसी पॉइंट 2 पे, 2 पे उसका स्लोप क्या है? उसको निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग टेंजेंट का यूज करते हैं। तो स्लोप of a point at a curve is given by the slope of the tangent drawn to the curve at that point। सर क्या बोला आपने? समझ में नहीं आया तो इसको समझने के लिए ध्यान से सीखो मैं क्या बोलने वाला हूं। स्लोप ऑफ, इवन कौन सा स्लोप? एवरेज स्लोप की इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ ए कर्व, ऑफ ए कर्व at a point is equal to स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसका स्लोप हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? ऐसा लाइन जो एक कर्व को एक पॉइंट पे टच करे। आप 9th 10th में टेंजेंट पढ़े हैं। ऐसा लाइन जो एक सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे या कोई भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करे। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट, टू द कर्व, टू द कर्व एट दैट पॉइंट। सर समझ में नहीं आया तो समझने के लिए जरा डायग्राम देखो तो समझ में आ जाएगा। सर मेरे को अगर मान लो ऐसा ग्राफ है, मुझे ऐसा ग्राफ है, मुझे बताओ कि सर पॉइंट P पे या x1 पे क्या स्लोप है? x1 पे सबसे पहले चेक करेंगे y की वैल्यू क्या है, ये मिल रहा है। तो x1 पे स्लोप क्या आ जाएगा अपना?
स्लोप के लिए जहां भी पॉइंट है वहां क्या बना देंगे, टेंजेंट। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, मान लो ये थीटा 60 डिग्री बना रहा है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट x1? तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ कर्व at x1 is nothing but slope of the tangent, and that is nothing tan 60 degree, that is equal to √3। तो क्या, तो ये जरूरी है कि हर बार एक पॉइंट पे आपको टेंजेंट का एंगल दिया रहे? ये जरूरी भी तो नहीं है। तो इस बार मैंने एग्जांपल ले लिया, दे देते, उसको कैसे निकालते हैं? उसी को निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का फॉर्म यूज किया जाता है, जिसको हम लोग dy by dx बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ ए कर्व एट ए सिंगल पॉइंट, इस पॉइंट पे उन्होंने एक टेंजेंट बनाया है, ये एंगल थीटा है, तो नीचे में भी एंगल थीटा होगा, उसको tan थीटा भी लिया जा सकता है। बट क्या वो एंगल आपको हमेशा दिया रहेगा? कोई जरूरी नहीं। तो जब एंगल नहीं दिया रहता तो हम लोग पीछे वाले केस में क्या यूज करते थे, सर दो पॉइंट तो दिया रहेगा ना, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यहाँ तो पॉइंट भी नहीं दिया हुआ है, दो पॉइंट, तो क्या करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस स्लोप, टू फाइंड द स्लोप वी रिक्वायर द टूल कॉल्ड डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर अगर मान लीजिए मुझे पॉइंट नहीं दिया हुआ है, दो पॉइंट नहीं दिया हुआ, एक पॉइंट पे निकालने के लिए क्या तरीका है, तो आपको डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा। dy बाई dx क्या बताता है, स्लोप ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट, वो बताता है। स्लोप ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट कौन बताता है, वो डिफरेंशिएशन बताता है। और इसी को हम यहाँ पे जब फॉर्मूला लिख रहे थे, इसी में एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट dy बाई dx, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको समझेंगे आगे क्या होता है, कैसे करते हैं। बट बेसिकली अगर आपसे फिजिकल मीनिंग कोई पूछे, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy बाई dx, या डिफरेंशिएशन करते क्यों है, तो हम लोग स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन का तो स्लोप हमें tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री से मिल जाता है, या y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, स्लोप ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट निकालने के लिए कौन सा स्लोप, इंस्टेंटेनियस स्लोप। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या डिराइवेटिव क्या है, एट ए पॉइंट dy बाई dx को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हमें स्लोप ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट बताता है, स्लोप ऑफ अ कर्व एट ए पॉइंट बताता है, एट अ पॉइंट बता, क्योंकि पॉइंट पे क्यों, क्योंकि पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस पूछ रहा था ना आपसे, एक पॉइंट पे मुझे बताओ इंस्टेंटेनियसली उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, तो कौन बताता है, dy बाई dx। अगर y मेरा फंक्शन ऑफ x है, तो डिराइवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे दिया जाता है, वो dy बाई dx से दिया जाता है। मान लो y मेरा फंक्शन ऑफ x है, तो dy बाई dx मेरा क्या बताता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको कैसे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग जनरली f डैश से दिखाते हैं, जो वैल्यू आएगा, याद रखना, डिफरेंशियल वैल्यू को हम लोग किससे दिखाते हैं, f डैश से दिखाते हैं। ओके, चलिए डिफरेंशिएशन वैल्यू को हम लोग किससे दिखाते हैं, f डैश से दिखाते हैं, और वो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, f डैश भी याद रखिएगा, जनरली किससे दिखाते हैं, f डैश से। इंटीग्रेशन में ये मैं दोबारा चीज पूछूंगा। तो ये क्या बताता है, dy by dx tells nothing but the instantaneous rate of change of a function with respect to the dependent variable। किस पे डिपेंडेंट है, बात समझ में आ रही है। अभी आगे और भी करेंगे चर्चा, तो और क्लियर होते जाएगा। चलिए ध्यान से बताइए, ध्यान से देखिए, आपसे क्या बोल रहा है, एक कर्व दिया हुआ है स्काई पिंक लाइन में, दिख रहा है, उसका बोल रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व एट ए बी सी, पॉइंट्स दिए हुए ए बी सी, उस पर मुझे स्लोप बताओ। तो स्लोप कैसे बताओगे बच्चा, बोलो। तो मैं इसको बताता हूं आपको, कुछ नहीं करना है। मान लो फॉर ए पॉइंट, मैं इसको रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ए पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाया है, और वो टेंजेंट एंगल 60 डिग्री बना रहा है। बट आप बताओ, अगर ऐसा टाइप का लाइन है, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसका स्लोप देखोगे तो ये एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इसका स्लोप आना कैसा चाहिए, याद रखना एकदम ध्यान से, स्लोप कैसा आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। तो निकालने का तरीका क्या है, मैंने लास्ट क्लास में आप जाके वीडियो देख सकते हैं, बताया हुआ है कि चुपचाप से आप क्या कर दो, आप अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो tan थीटा करके वैल्यू ले आओ, और स्लोप क्या हो जाएगा आपका, स्लोप इज नथिंग बट निगेटिव ऑफ दिस वैल्यू, स्लोप इज निगेटिव ऑफ द वैल्यू। क्यों निगेटिव होगा सर, क्योंकि हम लोग को पता है स्लोप ऑफ ए लाइन कैसे डिफाइन किया गया, एंगल मेड, स्लोप ऑफ ए लाइन इज टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द x axis in the anti-clockwise direction।
एक ध्यान दो, इसका टेंजेंट एंगल कितना बना रहा है 60, बट ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप कितना हो जाएगा बोलिए, स्लोप ऑफ कर्व एट ए कितना हो जाएगा बोलो सर, dy बाई डी एक्स करना है क्या, नहीं, यहाँ पे dy बाई डी एक्स नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल डायरेक्टली दिया हुआ है, तो एंगल क्या हो जाएगा सर, नेगेटिव ऑफ tan 60 डिग्री। अरे नेगेटिव क्यों कर रहे हैं बोल, नेगेटिव इसलिए कर रहे हैं सर क्योंकि जितने भी ऐसे टाइप के लाइन होते हैं जिनका एंगल मेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ग्रेटर देन 90 होता है, तो हम लोग नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, तो बताइए क्या हो जाएगा, -√3। उसी तरीके से स्लोप एट बी क्या हो जाएगा, तो बी पे स्लोप देखने के लिए टेंजेंट जब हम बना रहे हैं, दैट लाइन इज कमिंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो स्लोप एट बी क्या हो जाएगा बोलो, स्लोप एट बी इज इक्वल टू नथिंग बट tan 0 डिग्री, तो 0 हो जाएगा। देखो कर्व का कैसे स्लोप बदलते जा रहा है, पहले स्लोप ऐसा था, फिर ऐसा है, फिर अब ऐसा हो गया है, तो स्लोप के लिए यहाँ क्या करेंगे, तो स्लोप एट सी कोई बच्चा भी बता सकता है, स्लोप एट सी कितना हो जाएगा, तो tan 45 डिग्री हो जाएगा, और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है। चलिए समझ में आ रहा होगा, तो tan 45 सर इसका निगेटिव नहीं लेंगे, अरे गधा, यहाँ पे आप देखोगे तो सीधा एंगल मेड विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस 45 है, क्यों मैं निगेटिव लूंगा, बट ये एंगल क्या 60 डिग्री था, एक्स नहीं 120 डिग्री था, तो tan 120 भी निकाल सकते हो, या tan 60 लेके निगेटिव कर सकते हो, बात बराबर आएगा। ओके, नाउ इंक्रीजिंग फंक्शन, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मान लीजिए मेरा पहला फंक्शन ऐसा है, इसको थोड़ा सा अलग से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या बोलना चाहे। मान लो मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन पहले ऐसे दिया हुआ है, ये बहुत काम की चीज है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये समझिएगा तभी काइनेमेटिक्स में ग्राफ आप एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ समझ पाइएगा। तो प्लीज फोकस एंड देन अंडरस्टैंड। मान लो मेरा ये y है, ये मेरा x है, तो आप अगर ग्राफ के पॉइंट्स को देखते जाओ, तो मैं अगर आपको यहाँ बोलूं और यहाँ बोलूं, तो तीनों जगह जरा देखते हैं, स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। स्लोप निकालने के लिए हम लोग टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे। देख रहे हो, अगर मैं इस 3 पॉइंट पे ए इसको नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं, ए बी सी, मैं अभी नेचर देखना चाह रहा हूं, वैल्यू नहीं मिलेगा मुझे, बट नेचर पता चल सकता है स्लोप का नेचर क्या है। तो एट ए पे देखो, तो एट ए पे स्लोप क्या होगा जरा बोलो, तो थीटा अगर हम इसको मान ले, कितना थीटा बन रहा है जरा देखो, यहाँ पे थीटा 1 बन रहा है, यहाँ पे थीटा 2 बन रहा है, और यहाँ पे थीटा 3 बन रहा है। आप ग्राफ देख के तो बता ही सकते हो, पहले ऐसे लाइन था, फिर ऐसे हुआ, फिर और खड़ा होते जा रहा है, देख रहे हो, एंगल बढ़ता जा रहा है। कैन वी से थीटा 1 इज स्मॉलर देन थीटा 2 इज स्मॉलर देन थीटा 3, या बोल सकते हैं कि पहले ऐसे इंक्लिनेशन था, ये एंगल छोटा था, फिर ऐसे हुआ तो ये एंगल ज्यादा बड़ा होगा, फिर ऐसे हुआ तो ये एंगल सबसे बड़ा होगा। तो जैसे जैसे मेरा आगे बढ़ते जा रहा है, मेरा स्लोप जूम खड़ा होते जा रहा है, मीन्स हमारा एंगल बढ़ते जा रहा है, हाँ या ना, तो स्टीप स्लोप है, तो मेरा क्या हो जाएगा बोलो सर, क्या मैं बोल सकता है ए मेरा जो थीटा 1 था, तो यहाँ पे सिंपल हम बोल सकते हैं व्हाट अबाउट द स्लोप, वी कैन से सिंस tan थीटा, और व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा, स्लोप इज tan थीटा। तो जब एंगल बढ़ता ही जा रहा है, तो tan थीटा भी बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि tan थीटा आपको ग्राफ वाइज पता होना चाहिए, या जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो tan की वैल्यू भी बढ़ती है। कैसे सर, tan 0 इज 0, tan 90 इज इंफिनिटी, तो 0 से इंफिनिटी 90 डिग्री तक इनफाइनाइट चला जाता है। तो वी कैन से since tan theta increases with increase in theta, with theta increasing implies m1 is smaller than m2 is smaller than m3, यानी m3 का स्लोप सबसे ज्यादा होगा, हाँ या ना। अगर मैग्नीट्यूड की भी बात करें, तो स्लोप का मैग्नीट्यूड भी बड़ा होगा, क्योंकि स्लोप निगेटिव भी तो होती है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड की भी बात करें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप 1 इज स्मॉलर देन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप 2 इज स्मॉलर देन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। होपफुली थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये पहला एग्जाम्पल आपको दिया हुआ था वहां। दूसरा एग्जाम्पल मेरा ऐसा है कुछ, चलिए बताइए तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं हम, इसके बारे में ऐसा ग्राफ है मेरा, तब हम लोग क्या बोलेंगे स्लोप के बारे में, तो मैं फिर से 3 पॉइंट बोल रहा हूँ, पी क्यू और आर। चलिए ये किसका ग्राफ है मेरा सर, ये ग्राफ है मेरा वाई वर्सेस एक्स का। तो मैं क्या करूंगा, स्लोप बनाऊंगा, स्लोप बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ जूम करके ऐसे होगा, थोड़ा सा चिपक गया है, हाँ ये ठीक है, फिर
ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो ये एंगल आप देखोगे यहाँ पे, ये एंगल आप देखोगे तो कम होता जा रहा है। ये एंगल आप देखना चाहोगे तो कम होते जा रहा है। और इस एंगल को मैं मेंशन कर देता हूँ। ये एंगल थीटा 1 है, थीटा 2 है, थीटा 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले स्लोप ऐसे था, फिर स्लोप जूम करके ऐसे होते जा रहा है, यानी वो एंगल गिरते जा रहा है। यानी थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3। तो tan थीटा का क्या हो जाएगा बोलो? tan थीटा 1 भी ग्रेटर होगा, tan, क्योंकि जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा tan थीटा। tan थीटा is directly proportional to tan theta is directly proportional to theta between what? 0, theta is less than 90 से लेके 0 डिग्री तक। आप जैसे जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री जाओगे, tan थीटा एंगल के साथ बढ़ता ही जाता है। सर हम ये कैसे याद रखेंगे? तो आपको याद रखने के लिए सिंपल सोचना है, tan 0 is 0, tan 90 is infinity। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री गया तो इनफाइनाइट तक वैल्यू चला गया। सिंपल है। तो यहाँ पे tan थीटा बड़ा होगा देन tan थीटा 3। हाँ या ना? यानी स्लोप m1 स्लोप क्या होता है? tan थीटा ही तो होता है, इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m3। हाँ या ना बोल? यानी p पॉइंट की स्लोप हम बोल सकते हैं p, बोल सकते हैं mp इज ग्रेटर देन mq इज ग्रेटर देन mr। तीनों पॉइंट के हमको स्लोप का पता चलते जा रहा है। चलो आगे बढ़े। तो अगर हम देखना चाहें कि मेरा थर्ड वाला केस क्या था, तो थर्ड वाला केस मेरा स्ट्रेट लाइन है। ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप ये सब देखो मत, आप सोचने का प्रयास करो कि मेरा टेंजेंट का साइड कैसे होते जा रहा है। टेंजेंट का एंगल बढ़ता जा रहा है कि टेंजेंट का एंगल घटता जा रहा है। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? सर फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। ये तो हमने आपने पिछला क्लास में पढ़ाया आपको। चलिए डिक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप कैसे चेंज होता है, तो फिर से चलो ध्यान देते हैं। पहला ग्राफ जैसा था बनाने का कोशिश करते हैं। पहला ग्राफ के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ऐसा ग्राफ है, मान लीजिए ये y है और ये x है। ये चीज को समझिए, ये समझिएगा तभी आगे जाके आपको फायदा मिलेगा। तब आपको समझ में आएगा काइनेमैटिक्स में या आगे, और आप ग्राफ के बारे में ज्यादा समझ पाएंगे, बोल पाएंगे। चलिए जरा देखते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंट अगर बना तो ऐसे बनेगा, जो कि टच नहीं कर रहा, थोड़ा सा टच। हाँ ये ठीक है, ये टाइप का है, और ये और ऐसा हो गया। तो आप जरा ये बताते जाना, ये बहुत अच्छा टाइप का एग्जाम्पल है, जरा ध्यान दो, बहुत मस्त है, ध्यान दीजिएगा। एंगल देखिए जरा, इसकी एंगल अगर मैं थीटा 1 बोलूं, इसकी एंगल मैं थीटा 2 बोलूं, और ये एंगल मैं थीटा 3 बोलूं, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे जैसे देखिएगा, पहले इंक्लिनेशन ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ये एंगल बहुत बढ़ रहा है। तो जब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, तो आपको पता है कि tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू तो बढ़ता जाएगा, बट नेगेटिव के साथ। तो नेगेटिव के साथ हम कह सकते हैं उसका स्लोप घटता जाएगा। तो अगर मैं बोलूं थीटा 1, कौन सा एंगल बड़ा होगा? ये वाला एंगल बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा? आप जितना स्लैंट होते जाओगे उतना एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल बढ़ते जाएगा। तो थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3। बट यहाँ पे इसका उल्टा होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये चीज हमने देखा था फर्स्ट वाले केस में। तो यहाँ पे ये एंगल्स 90 से 180 के बीच में, और 90 से 180 के बीच में टैन का कैसा नेचर होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं तो स्लोप ऑफ m1। अब जरा उसको निकालने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप इधर वाला एंगल भी ले सकते हो। इधर वाला एंगल लोगे तो ज्यादा इजीली पता चलेगा। बट बोलो स्लोप हमारा कौन सा बड़ा होगा? तो स्लोप ऑफ m1 विल बी ग्रेटर देन m2 विल बी ग्रेटर देन m3। क्यों सर? क्योंकि जितना बड़ा एंगल होगा उतना बड़ा वैल्यू आएगा। तो सर tan थीटा में थीटा 3 में आना चाहिए, बट नेगेटिव के साथ। बट नेगेटिव के साथ जब नेगेटिव, अब आप बताओ, एग्जांपल बताओ, -3, -4 और -5 में कौन बड़ा है? तो आप साफ साफ बोलोगे सर ये मैग्नीट्यूड तो बढ़ता जा रहा है, बट नेगेटिव लगा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि m1 वाला वैल्यू ज्यादा बड़ा होगा देन m2 बाय m3। बट अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ स्लोप ले, तो मॉड्यूलस ऑफ m1 will be smaller than modulus of m2 will be smaller than modulus of m3। मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड आप एग्जांपल ले सकते हो, 3 इज लेस देन 4 देन लेस देन 5। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा टैन का वैल्यू बढ़ता ही है, बट आपको ये देखना कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो ये जितने भी एंगल्स है आप देख रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स है, इट इज मोर देन 90 डिग्री। तो आपका वैल्यू सर एंगल तो बढ़ता जा रहा है। पहले मान लीजिए ये एंगल अगर 150 डिग्री था, तो ये 160 होगा, ये 170 होगा।
तो उस हिसाब से तो एंगल सर बढ़ता जा रहा है, तो tan की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, बढ़ती है बट नेगेटिव के साथ। तो अगर स्लोप, एग्जैक्ट स्लोप की बात करें तो नेगेटिव कौन सा बड़ा होगा, जिसका एंगल थोड़ा छोटा है। तो जैसे जैसे स्लांट होते 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 ऐसे जाएगा वो और कम हो जाएगा। बट मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करें, स्लोप नेगेटिव भी होता है। तो मैग्नीट्यूड सर क्या बताता है, मैग्नीट्यूड मतलब विदाउट नेगेटिव। जब मैग्नीट्यूड का बात करें तो आपको ध्यान देना, रटने वाला चीज नहीं है, समझने वाला चीज है। आप इसको आगे देखोगे एप्लीकेशन समझ जाओगे, कुछ है नहीं। चलिए अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं, इस वाले केस का देखा, सेकेंड वाले केस का देखते हैं, ट्राई करते हैं सेकेंड वाले केस का देखने के लिए क्या बोर्ड है। सेकेंड वाले केस में आप ध्यान दो, सेकेंड वाले केस में ऐसे है डिक्रीजिंग फंक्शन, ये y है, ये x है। फिर से क्या करेंगे, 3 पॉइंट चूज कर लो, एक पॉइंट ये p, एक पॉइंट कौन q, और एक पॉइंट कौन r। जरा सोचो कि हर जगह पर अगर टेंजेंट बनाएंगे, यहाँ टेंजेंट कुछ ऐसे बन रहा है, यहाँ टेंजेंट कुछ ऐसे बन रहा है, यहाँ टेंजेंट कुछ ऐसे बन रहा है, किसका एंगल ज्यादा बड़ा होगा, जरा सोचो। अगर आप ध्यान दोगे तो कौन सा एंगल ज्यादा बड़ा होगा, सर इसका एंगल थीटा 1 थीटा 3 ले लेते हैं, इसका थीटा 2 ले लेते हैं, और ये तो टच ही कर ही रहा है अभी, थीटा 3 ले लेते हैं। कौन सा एंगल ज्यादा बड़ा है, सर एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, एंगल तो बढ़ता जा रहा है। थीटा, ये थीटा 1 है, थीटा 2 थीटा 3, थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। बट फिर से ये एंगल्स कौन से हैं, 90 से बड़े वाले हैं। सिंस ऑल दिस थीटा आर इन द रेंज ऑफ ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड से लेके 180 डिग्री, बात समझ में आ रही है। तो फिर tan थीटा क्या होगा, tan थीटा का बढ़ता तो जाएगा बट नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव के साथ बढ़ेगा तो क्या बोल सकते हैं, स्लोप किसका ज्यादा बड़ा होगा। तो स्लोप किसका ज्यादा बड़ा होगा, थीटा उल्टा ले लो, m(1) विल बी ग्रेटर देन m(2) विल बी ग्रेटर देन m(3). जब एंगल 0 से 180 से 90 डिग्री, 90 से 180 में रहे तो उल्टा ले लेना होता है। बट अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो, मॉड की बात करें तो बोलो, तो मॉड ऑफ m1 अभी बड़ा है तो छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, और नहीं भी समझ में आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। बट बस कंसेप्ट है, एंगल है, एंगल आपको चेक करना है 0 से 90। अगर 0 से 90 में अगर एंगल बढ़ता जाएगा तो टैन भी बढ़ता जाएगा, स्लोप भी बढ़ता जाएगा, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही रहेगा, बढ़ता नहीं जाएगा। बट अगर एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री है, तो अगर एंगल बढ़ रहा है तो टैन की वैल्यू घटती जाएगी, एंड मॉड ऑफ टैन यानी मॉड ऑफ स्लोप क्या होगा, टैन की वैल्यू घटे तो मॉड ऑफ स्लोप बढ़ता जाएगा। एक और देख लेते हैं, क्या था उसका थर्ड वाला, डिक्रीजिंग फंक्शन में फिर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, फिक्स होता है, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन था, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन था। तो आप समझिएगा एंगल कैसे चेंज हो रहा है। कमेंट ऑन द स्लोप एंड इट्स मैग्नीट्यूड फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप एक मिनट पॉज करिए और कंसेप्ट को थोड़ा सा लिखने का प्रयास करिए कि आपको क्या आ रहा है। प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड एनालाइज दिस वीडियो, एनालाइज दिस क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू थिंक मैंने अभी क्या समझा है, और फिर मैं जब समझाऊंगा तो और मजा आएगा। 3 है ए बी सी, चलो इसको ड्रॉ करता हूं, मजेदार है। चलो क्या बोल रहा है, कुछ ऐसा वीडियो है, कुछ ऐसा, सॉरी बार बार वीडियो बोले, क्वेश्चन है। वो टच कर रहा है क्या एक्स एक्सिस में, टच कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता, दोनों बात बराबर है। चलो टच कर रहा है तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ क्या, कॉपी पेस्ट ना भी कर पाऊं तो चलो देखते हैं। टच करना चाहिए, टच करना भी करे तो कोई बात नहीं था, जो कंसेप्ट सीखना था हो जाता, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए जरा इधर कुछ यहां से आ रहा है, टच करते हुए जा रहा है, ये अब ठीक है। मेरे को ए पे फाइंड करना है, बी पे फाइंड करना है, और सी पे फाइंड करना है। कहाँ फाइंड करना है, ए पे फाइंड करना है, बी पे फाइंड करना है, सी। तो आपको बताना है क्या, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नेचर ऑफ द स्लोप एज फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। अलग अलग क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। फाइंड द कमेंट ऑन द स्लोप एंड इट्स मैग्नीट्यूड फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। दो केस है, एक ए से बी का है, तो पहले क्या करेंगे बोलो, ए टू बी की बात करेंगे, ए टू बी। देखो कितना मस्त तरीके से बता रहे हैं, जरा ध्यान दो। कुछ नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाओ। दिमाग कैसे लगाओगे, मैं कौन सा कलर से इसको स्लोप बनाऊं, चलो रेड पेन से बना।
ए टू बी, जरा ए पे देखते स्लोप खींच के बताओ, ऐसा कुछ होगा? आया ना, टच करता हुआ होगा। चलो ये बताओ मुझे, ये जो एंगल है, ये एंगल इसका जो बन रहा होगा ग्रेटर देन 90 बन रहा होगा, ये थीटा, बोलो थीटा ग्रेटर देन 90 होगा। तो इस ये थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 एट फॉर ए पॉइंट। तो हम इसका tan थीटा नेगेटिव बोल सकते हैं। tan थीटा कितना आ जाएगा बोलो? tan थीटा समथिंग लाइक नेगेटिव आ जाएगा, मान लेते उस नेगेटिव का वैल्यू -2। देखो कितना इजी है, ये वाले इस लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा, मैंने कितना माना -2। और इस बी पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए क्या करें जरा बोलो? बी पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए हम एक लाइन खींच सकते हैं, ऐसा खींचते हैं। तो ये जो एंगल बनाएगा थीटा 2 जो बोल रहे हैं, ये थीटा 1 है, थीटा 1 है, थीटा 1 है। चलो थीटा 2 का बात करो तो थीटा 2 एंगल में थीटा 2 की वैल्यू कितनी है बच्चा? 0 है। तो यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप विल बी 0। तो जरा बोलो, जब मैं ए से बी आ रहा था तो मेरी वैल्यू पहले नेगेटिव 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 0, यानी स्लोप क्या हुआ? बढ़ा कि घटा? तो -2 से चलते 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 0 आ जाए। नंबर लाइन भी सोचो कि नंबर लाइन -2 से चलते 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 0 आ रहा है, यानी मेरी वैल्यू बढ़ रही कि घट रही? तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, एम इज इंक्रीजिंग। कहां लिखूं? यहाँ स्लोप इज 0, एम इज इंक्रीजिंग। एम इज इंक्रीजिंग, बात समझ में आ रही है? एम इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे हम ए से बी जा रहे हैं, बट मैग्नीट्यूड ऑफ एम, बोलो यहाँ पे -2 का मैग्नीट्यूड लोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ मैग्नीट्यूड लोगे तो 0, तो 2 से 0, तो मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लोप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट स्लोप? अरे बाबा, स्लोप कैन बी निगेटिव बट मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो -2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0। तो कोई चीज 0 2 से 0 आ गया तो यानी डिक्रीज किया। बट अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप एग्जैक्ट -2 था, -1 1 1 1 1 और 0 हो गया, -2 से घटते 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 0 हो गया। तो घटते नहीं बढ़ते बोलो, क्योंकि -2 से हम 0 जा रहे हैं, तो वो स्लोप क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। आई होप यू आर गेटिंग इट विद द वैल्यू। अगर आपको नंबर लाइन का कंसेप्ट है, नंबर्स का कंसेप्ट है, यू आर माइट बी अंडरस्टैंडिंग। अब चलिए बात करते हैं किस लिए, अब बात करते हैं B2C का। चलो नहीं समझ में आया ध्यान दो, यहाँ B2C अगर नहीं समझ में आया तो फिर से ध्यान दो, सीखने का मौका है। तो फिर से क्या करेंगे, हम एक स्लोप बनाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ तो थीटा 2 पता है, यहाँ के लिए क्या करूंगा, मैं एक लाइन बनाऊंगा और ये थीटा 3 बोल देता हूँ। ये एंगल पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आराम से हम बोल सकते हैं कि थीटा 3 इज लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट है, और एक्यूट के लिए tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सो tan थीटा 3 विल बी पॉजिटिव, और मान लेते हैं वो पॉजिटिव कितना मान लेते हैं? +2 मान लेते हैं। अरे कुछ भी मान लो, +3 मान लो, मेरे को क्या जा रहा है? यहाँ पे स्लोप कैसा है? 0, और यहाँ पे स्लोप कैसा हो गया? +2, क्योंकि एंगल एक्यूट है। कोई भी एंगल 90 0 से 90 डिग्री चलेगा और ये पॉजिटिव होगा। एम इज इंक्रीजिंग एंड स्लोप मैग्नीट्यूड ऑफ एम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। मजेदार है, समझ में आ रहा है? पॉजिटिव चीज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही होगा, और नेगेटिव चीज का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हटा के होगा। तो बातें समझ में आ रही होगी। चलिए आगे। नाउ कमेंट ऑन द स्लोप एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑन इट्स स्लोप एंड इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड पे भी बात करो। फ्रॉम ए टू बी, अगर मैं ए से बी जाऊं और फिर बी से, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए कि कैसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। चलो मैं कर रहा हूं, पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। चलो आप ध्यान दोगे तो मैं पहले किस रीजन के लिए बात करता हूं? ए टू बी का बात करता हूं। तो अगर मैं ए पे मैं स्लोप बनाना चाहूं तो रेड पेन से स्लोप बनाया, ये एंगल थीटा 1 ले लेता हूं, यहाँ थीटा 2 ले लेता हूं, और यहाँ थीटा 3 ले लेता हूं। ध्यान दो, वैसे ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, जिस एंगल से उठा उसी एंगल पे गिरा है, बट टू हेल्प विथ इट, मुझे मतलब नहीं है। तो आप बताओ थीटा 1 के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? सर थीटा 1 विल बी लेस देन 90 डिग्री, इतना तो श्योर है, क्योंकि ऐसा लाइन का एंगल है, ऐसा 90 होता है, तो ऐसा तो 90 से कम ही होगा। तो जब 90 से कम होगा तो tan थीटा क्या हो जाएगा अपना? tan थीटा 1 पॉजिटिव आना चाहिए, और पॉजिटिव का वैल्यू लेट इट बी +2 मान लेते हैं, +2 मान लेते हैं। अब जैसे 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 ऐसे हो गया, तो जब हम बी पे जाएंगे तो मेरा थीटा 2 क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, और tan 0 डिग्री कितना होता है बच्चा? तो 0 होता है, यानी मेरा स्लोप +2 से 0 हो गया। तो 0 हो गया तो यानी इट इज एम इज डिक्रीजिंग। अरे बोल, बट मॉड ऑफ एम की वैल्यू क्या करे?
तो सर पॉजिटिव चीज घट रहा है तो मॉड भी तो उसका घटेगा ही। हाँ है ना, बोल। अब यहाँ बात करते हैं कहाँ से, बी टू सी का बात करते हैं, जरा देखो। तो फिर से बात करो तो सर थीटा टू तो जीरो है, तो टैन थीटा टू क्या हो जाएगा, स्लोप जीरो हो जाएगा। थीटा थ्री जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, एक्यूट है, तो टैन थीटा थ्री क्या हो जाएगा बोलो, पॉजिटिव हो जाएगा। इतना तो पता है कि 90 डिग्री से कम है कुछ एंगल है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं थीटा के बारे में, तो हम लोग स्लोप के बारे में क्या बोल सकते हैं, सर पॉजिटिव एंड लेट इट बी वैल्यू ऑफ +2। तो जीरो से कहाँ चला गया, जीरो से वो एंगल अगर देखोगे, अच्छा एक बात बताओ, गलती बोल रहा हूं मैं, ये एंगल पॉजिटिव थोड़ी होगा, ये तो ग्रेटर देन 90 डिग्री है ना, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री, सॉरी 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 सॉरी। थीटा थ्री इज, थीटा एंगल ये जो देख रहे हो, ये थीटा जो एंगल देख रहे हो, ये एंगल थीटा थ्री है। तो थीटा थ्री एंगल जो है, ये नहीं, ये गलत दिया हुआ है, थीटा थ्री एंगल बोल रहा हूँ, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव टू मान लो। तो जीरो से कहाँ चला गया, जीरो से स्लोप अब देखो तो सारा एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा बोलो, नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव हो जाएगा तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्लोप इज डिक्रीजिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग, क्योंकि जीरो से -1 हुआ बट मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा ना। तो बातें समझ में आ रही है, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। तो एग्जैक्ट क्या हुआ, जीरो से -2 गया, जीरो से -2 जाना मतलब नेगेटिव होना। एंड मैग्नीट्यूड की बात करें तो जीरो से -2 इज नथिंग बट जीरो से 2 होना, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बस, वो इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है, होपफुली आपको समझ में आ रहा है। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं और फिजिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स समझने का प्रयास करते हैं। जरा देखिए, एक बार इसको रीड करिए क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है क्या लिखा हुआ। द रेशियो ऑफ ए स्मॉल चेंज इन फंक्शन y एंड द वेरिएबल x इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, ए एवीजे डेल्टा v बाई डेल्टा t। यानी अगर मेरा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, तो अगर मैं बात करूं डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या बोलते हैं, एवरेज चेंज ऑफ रेट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ या ना। तो जब इसी, ये अब ध्यान से देखिए, जब बड़ा चेंज होता है तो उसको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कहते हैं, और वही जब बहुत छोटा चेंज होता है तो वाई में भी बहुत छोटा चेंज होगा, उसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। और मैथमेटिकल तरीका क्या लिखने का, तो ध्यान से देखिएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी चेंज इन एक्स जो है हमारा बहुत 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 छोटा, एकदम टेंडिंग टू जीरो है, देन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हमारा क्या बन जाता है, डी वाई बाई डी एक्स बन जाता है। सर ये लिमिट क्या है, तो लिमिट नीट वाले बच्चों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये बस पहली बार यूज हो रहा है और आखिरी बार यूज हो रहा है, इसके बाद आपको ज्यादा काइनेमेटिक्स में मिलेगा, बट इतना ही समझने का प्रयास करो, इट इज ए चैप्टर इन मैथमेटिक्स क्लास 11। जेई वाले बच्चों को ज्यादा, लिमिट मतलब कोई भी चीज को लिमिट करते 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 एकदम बहुत फाइनाइट करना, लिमिट कर देना। तो आपको भी अगर हम लिमिट कर दें कि आपको पूरे दिन घर में रहना है, मतलब आपका एरिया कॉन्फाइंड हो गया, पहले आप जगह जगह घूमने जाते थे, अब आपको मैंने लिमिट कर दिया, यू हैव टू स्टे इन द हाउस ओनली और इन योर रूम ओनली, तब आपका लिमिट करते करते द मूवमेंट टेंडिंग टू ओनली योर रूम, समथिंग लाइक दैट। ऐसे ही चीज है, आपको ज्यादा इस पे सोचना नहीं है, बस ये समझना है कि जब चेंज बहुत छोटा होता है, ऑलमोस्ट जीरो की तरफ अप्रोच करता है, इसी को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं, और इट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और इंस्टेंटेनियस, इन, इसको पढ़ने के लिए क्या पढ़ते हैं बच्चा, इसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ध्यान से, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस rate of change of y with respect to x, y with respect to x। सर अभी तो बस आइडिया मिल रहा है कि dy बाई डी एक्स क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और स्लोप ऑफ ए कर्व, स्लोप ऑफ कर्व
रिप्रेजेंटिंग व्हाट, कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिप्रेजेंटिंग y फंक्शन ऑफ x, जो y फंक्शन ऑफ x का कर्व रहा होगा उसका स्लोप बताता है एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, एक जगह पे, एक पॉइंट पे, हाँ या ना, स्लोप बताता है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्लोप ऑफ ए कर्व भी बोलते हैं, याद रखना, ये फॉर्मूला लिखिए, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट। और आगे चलते हैं। अब हम लोग कैसे सीखते हैं कि ये dy बाई dx निकालते कैसे हैं। तो जो जो फॉर्मूला आते जा रहा है आप उसको लिखते जाइए, आपको उसको याद करना है, वी विल मेक ए समरी ऑफ इट, एंड उसको आपको अच्छे से याद कर जाना, क्योंकि उसको बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे उसको। सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कि डिराइवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, एक कांस्टेंट फंक्शन को अगर हम चेंज देखें तो क्या होगा, जीरो होगा। y इज इक्वल टू समथिंग लाइक 5, y का वैल्यू फिक्स्ड है, तो व्हाट अगर मैं dy बाई dx करूं, आप इसको अगर डिटेल में समझना चाहते हो तो इसका कंसेप्ट क्या है, आगे फिजिक्स में x मतलब पोजीशन होता है, t मतलब टाइम होता है। तो ध्यान से समझिए, मेरा ये मैं जहां भी खड़ा हूं, जहां ये खड़ा हूं मैं अभी, मान लीजिए ये x इज इक्वल टू 0 है, और मेरे सामने एक इमेजिनरी वॉल्ट है, वॉल्ट मतलब आप बोल सकते हो तिजोरी टाइप का वॉल्ट, वॉल्ट है, उसमें मैंने 5 रुपया लिया और 5 रुपया डाल के उसको लॉक कर दिया। अब अगर इसका मीनिंग क्या है, dy बाई dx, यानी मैं जब x इज इक्वल टू 0 पे खड़ा था, मैं थोड़ा सा साइड होके मैं x इज इक्वल टू 2 मीटर पे आ गया, देयर इज ए चेंज इन, हालांकि 2 मीटर का चेंज बहुत बड़ा चेंज हो गया, बट फिर भी समझने के लिए, इफ आई चेंज माई पोजिशन, क्या वॉल्ट में रखा 5 रुपया चेंज हो जाएगा, तो ये कोई शेयर बाजार तो है नहीं जो वैल्यू आपका फ्लक्चुएट कर जाएगा, तो आपका वॉल्ट में रखा 5 रुपया, आप वॉल्ट खोलोगे तो 5 ही रुपया रहेगा। सो व्हाट इज द चेंज इन द y वाज ए कांस्टेंट, व्हेन आई हैव चेंज्ड माय पोजीशन, आई हैव चेंज्ड माय पोजीशन, तो क्या हो जाएगा, जीरो, कुछ चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, जीरो। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू t, t क्या होता है, फिजिक्स में आगे हम लोग t देखेंगे, t मतलब क्या होता है, टाइम। तो अगर मैं बोलूं कि मैं वॉल्ट पे 10 रुपया रखा और उसको मोबाइल में टिक टिक स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया, टिक 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 टिक, मान लो कुछ समय बीत गया, तो मैं अब वॉल्ट खोलूंगा तो 10 रुपया क्या 12 रुपया बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द टाइम, ये भी कितना आएगा, जीरो। आप किसी के रेस्पेक्ट में फाइंड कर लो, फिजिक्स में सबसे ज्यादा यही चलेगा, dx एंड dt बहुत ज्यादा चलेगा आने वाले चैप्टर काइनेमेटिक्स में, इस चीज का समझ रखो कि क्या बोल रहा हूँ। तो दिस इज ए फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है कि y अगर फंक्शन ऑफ x है और यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है, x का फंक्शन ही कांस्टेंट है, तो dy बाई dx या dc बाई डी इज इक्वल टू कांस्टेंट का फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज जीरो। डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन, तो अलजेब्राइक फंक्शन का ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जितना बोल सको उतना। अगर y मेरा x टू द पावर n है, तो dy बाई dx क्या होता है, ध्यान से याद रखना, dy बाई dx होता है पावर पहले और पावर में एक कम, पावर में एक कम, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा, पावर पहले पावर में एक कम। आगे बढ़ते हैं, उसी पे क्वेश्चन आ गया आपको, पहला बोला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां मेरा y रेड पेन इज कमिंग, y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 पहला, तो dy बाई dx मेरा क्या हो जाएगा बच्चा, तो dy बाई dx हो जाएगा मेरा 4 पहले आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, हाँ या ना, इजी बच्चा वाला प्रॉब्लम है। अगर उसी तरीके से यहाँ पे बोलूं y इज इक्वल टू, ये सब यही आपको नीट वाले बच्चों को जानना है, बस इतना ही, ऐसे ही फॉर्मूला लगाना है। आप इसके बहुत गहराई में जाने की कोशिश करिएगा कि कैसे चेंज हो रहा है, कैसे स्लोप, क्या ग्राफ, कैसे, उतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला समझना है और क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स का पावर -2 और dy बाई dx क्या हो जाएगा बच्चा बोलो, तो पावर पहले और पावर में एक कम, तो पावर में एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा, हाँ या ना, होपफुली यू आर गेटिंग इट। चलो नेक्स्ट, तो और भी क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, तो इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा, सबको खुद से एक बार पॉज करके ट्राई करिए, 6x का पावर 5, चलिए इसका बताइए dy बाई dx क्या हो जाएगा बच्चा, बोलिए। तो इसका हो जाएगा पावर पहले और पावर में एक कम, तो 3/4 -1 करिएगा, आई थिंक -1/4 आ जाएगा, यानी 3/4 एक्स टू द पावर -1/4, इसको 3/4 एक्स का पावर 1/4 भी बोला जा सकता है।
हाँ या ना, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। चलिए यहाँ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -1 भी तो बोल सकते हैं सर। इसको डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स करेंगे, क्या हो जाएगा बोलो बच्चा? पावर पहले, पावर में एक कम, तो अपना dy बाई डी एक्स क्या आ गया बोलो सर? -1 बाई वाई स्क्वायर। याद रखिएगा ये बहुत, सॉरी वाई, ये गलत कर दिया मैंने, वाई कहाँ से गया? माइनस एक्स का पावर -2, यानी -1 अपॉन एक्स का पावर 2। याद रखिएगा होपफुली, हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपको लर्न बाय हार्ट करना है एज इट इज, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देख लीजिए, लर्न इट बाय हार्ट। बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा आपको आने वाले चैप्टर्स में। साइन का क्या होता है? कॉस होता है, याद रखना। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन होता है। टैन का क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। कोसेक, जितने भी सी वाले हैं सबका नेगेटिव होता है, याद रखना। जितने भी सी वाले हैं, जितने भी सी वाले हैं उनका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है, चेक कर लो। जितने भी सी वाले हैं उनका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है, जितने भी सी वाले उनका डिफरेंशिएशन। और ये एज इट इज आपको याद कर लेना, कॉपी में लिख के रिवाइज करना है, धीरे 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 याद हो जाता है, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। चलिए, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई टू द पावर एक्स ही होता है, याद रख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। लॉग एक्स का क्या होता है? y अगर लॉग एक्स है, y इज इक्वल टू एल एन एक्स। एल एन एक्स किसको बोलते हैं? तो लॉग बेस ई वाले को एल एन बोलते हैं। जिन बच्चों को लॉग के बारे में नहीं पता है उसके लिए लॉग का भी एक छोटा सा टॉपिक करेंगे हम लोग अलजेब्रा में, डोंट वरी। बट आप होपफुली आपको आना चाहिए। 9th 10th में शायद सीबीएसई आईसीएसई में था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किसमें था किसमें नहीं था, शायद आईसीएसई में होगा, सीबीएसई में नहीं होगा। तो लॉग एल एन एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंख बंद करके आपको याद रहना चाहिए 1/x। और आप जब इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़ोगे, होपफुली आप डिफरेंशिएशन को याद करके जाओगे, तब आपका काम आसान हो जाएगा। अदरवाइज जस्ट इसका अपोजिट आपको दिक्कत होगा, आपने नहीं याद किया तो। चलो आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अब ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल नाम का है बट कुछ खास नहीं है, ध्यान से देखो। y इज इक्वल टू, ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं, आप इसको देख के टेंशन लेने की जरूरत नहीं। y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू v, और v क्या है? मेरा फंक्शन ऑफ x है। उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। बोलो सर कांस्टेंट का तो आपने बोला था 0 होता है, बट यहाँ पे अकेला कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट एक v के साथ है, v मेरा फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ कांस्टेंट बाहर आ जाता है। डिफरेंशिएशन हम किसका करते हैं? v का विथ रिस्पेक्ट टू x। v का कर देते हैं बट कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। सर समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल से बताओ ना। एग्जाम्पल आपका नेक्स्ट केस में है। चलो नेक्स्ट केस में एग्जाम्पल आ चुका है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगर देखिए मेरा, तो y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट भी है और एक v क्या है? मेरा फंक्शन ऑफ x है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा बोलो? तो dy बाई डी एक्स मतलब 7 पहले आ जाएगा, और x टू द पावर 6 का क्या हो जाएगा? 6x5। ये वैल्यू कितना आ गया? 7 6 जा 42 x टू द पावर 5। ये डायरेक्ट कर दिया करो, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। 7.6 डॉट मतलब मल्टीप्लाई। चलिए y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन है, चलिए बोलिए क्या हो जाएगा? तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा अपना, 3 तो है ही, कांस्टेंट है, और -2 बाहर आ जाएगा, और x का पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा? -x टू द पावर -3। तो इसको हम और भी लिख सकते हैं -6x टू द पावर क्यूब। हाँ या ना? होपफुली आपको बातें समझ में आ रही है, होपफुली आपको बातें समझ में आ रही हैं। पॉज करके आप ट्राई कर सकते थे। चलिए इसको पॉज करके ट्राई करिए विथ नोइंग द फैक्ट कि आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला टेबल याद होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलो बोलो क्या हो जाएगा? तो यहाँ y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स। तो फिर से बोलो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। सर 3 तो एक कांस्टेंट है तो 3 तो पहले आ जाएगा। डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे? साइन एक्स का करेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंगल में एक्स है तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा बोलो? कॉस एक्स। आप अगर जाके देखोगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। यहाँ बोलो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 4 पाई इज ए कॉन्स्टेंट और एक tan x। तो अगर हम डिफरेंशिएट करते तो मेरा क्या हो जाएगा बच्चा बोलिए? तो 4 पाई तो कांस्टेंट है और tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। हाँ या ना? अरे बोल।
समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? बहुत इजी है, कुछ खास है नहीं। आप प्लीज इन सब चीजों पे, इट्स नॉट अ फॉर्मूला दैट आई एम सर्किलिंग इट आउट, कोई जरूरत नहीं है सबको करने का। सर्किल थोड़ी करना है, कोई फॉर्मूला थोड़ी है, तो एप्लीकेशन है फॉर्मूला का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। पॉज करके ट्राई करिए। चलिए यहाँ देखिए, पहले वाले का dy बाई डी एक्स 20 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है log x का 1/x। कुछ था क्या? महा इजी था। आपको बार बार बोल रहा हूँ, डिराइवेशन सबको याद हो जाता है, डिफरेंशिएशन सबको याद हो जाता है, इंटीग्रेशन में थोड़ी बहुत सबको दिक्कत आती है। चलो उसको अच्छे से करेंगे। याद याद दीजिए, 0.6 क्या है, कांस्टेंट है। 0.6 का 0.6 होगा, और e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा डिफरेंशिएशन, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल। अगर मेरा y इज इक्वल टू यू प्लस वी है, प्लस माइनस वी है, तो हम लोग क्या कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं। सर समझ में नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया तो आगे देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 2x, दो फंक्शन है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर का भी 2x, बट दोनों के बीच में क्या प्लस है, तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे जरा बोलो, दोनों को अलग अलग करेंगे। 2x एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2x का कितना हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, ये चीज समझ लीजिए कि अगर y इज इक्वल टू एक्स होता है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सबको बोलो। तो यहाँ पे x मतलब x का पावर 1, यानी 1 पहले आ जाएगा, और x का पावर 1 माइनस 1, दैट इज 1 इंटू एक्स का पावर 0, दैट इज इक्वल टू 1। याद रखना, y इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v 1 होता है। तो 2 डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 2 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ dy बाई डी एक्स बोलिए, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा बोलो, 3x स्क्वायर माइनस माइनस 2 बाहर आएगा, और पावर में -3 प्लस अकेला 1 है, 1 का 0, 1 का अकेला डिफरेंशिएशन, किसी के साथ नहीं, अकेला है। जब किसी के साथ होता है तो बाहर आ जाता है, जब अकेला होता है तो 0 हो जाता है, हाँ या ना? बातें समझ में आ रही? इसको क्या लिख सकते हो बोलो, 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2/x³ प्लस 0 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ये आंसर है। फिर एलसीएम वगैरह नहीं करना है, उतना मैथ आपको नहीं सॉल्व करना है, आपको डिफरेंशियल वैल्यू दिखाना है कि कितना आ रहा है। चलिए नेक्स्ट। ओके, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू, ये तो इजी लग रहा है, चलो करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t प्लस टी का 3 प्लस शून्य, हाँ या ना? ये क्या हो जाएगा 8t प्लस c प्लस शून्य, लिखने का कोई जरूरत नहीं, हाँ या ना? आपको अगर दिक्कत हो रही है आप पॉज करके धीरे धीरे समझो, करो, कुछ उतना हार्ड नहीं है। यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू रूट एक्स का करना है प्लस 1/√x का करना है। आप एक चीज हमेशा याद रखना, एक मैं बता देता हूँ, आंख बंद करके एक चीज याद रखना, जो फॉर्मूला बोल रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से याद रखना, जो मैं बोल रहा हूँ y इज इक्वल टू, इसको फॉर्मूला बना लो, इसको फॉर्मूला बना लो अपने कॉपी में, y इज इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखना, dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट 1/2√x। याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा, पूरे फिजिक्स में काम आएगा। y इज इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x, क्या होता है 1/2√x, याद रख लो। चलो इसको करते हैं अपने लोग। तो सर यहाँ y अगर dy बाई डी एक्स कर ले तो 1/√x का कितना हो जाएगा, 1/2√x। समझ में नहीं आ रहा है? कैसे आता है, करना है क्या? चलो कैसे आता है वो भी बता देते हैं। बच्चा बोलेगा सर अपने मन से आप लिख दे रहे हैं, कैसे आया? चलो देखो, dy बाई डी एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x का पावर हाफ प्लस x का पावर माइनस हाफ प्लस 1, आया ना? बोल यस, माइनस हाफ प्लस 1, तो पावर पहले और पावर में एक कम, प्लस पावर पहले और पावर में एक कम, -1/2 -1 दैट इज -3/2 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, क्या हो जाएगा 1/2 x का पावर हाफ माइनस
1/2 एक्स का पावर 3/2 प्लस शून्य। ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स माइनस 1/2 एक्स रूट 2 एक्स रूट एक्स प्लस 0। ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स का पावर 3/2 भी छोड़ सकते हैं। हाँ या ना? ओके, तो ये वाला फॉर्मूला आप अपने कॉपी में ऐड कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहां चलिए ट्राई करते हैं। dy/dx 3 तो कांस्टेंट है, साइन एक्स का cos x प्लस cos x का माइनस साइन एक्स। याद रखना, c से जितने शुरू होते हैं उनका डिफरेंशिएशन माइनस होता है। चलिए यहां बोलिए dy/dx क्या हो जाएगा, तो 2 इज ए कांस्टेंट 2, tan का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x²। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। चलिए ओके, इसको 1 बाय 1 इतना करते हैं। दिस कैन पॉज करिए, आप खुद भी ट्राई करो, मैं आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूं। चलो फिर से करते हैं। बोलो सर y का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 7/2 पहले आ जाएगा और पावर में 7/2 माइनस 1, आई थिंक 5/2। ओके, सेकेंड -3 पहले आ जाएगा और x का पावर -4 हो जाएगा। तीसरा dy/dx x का कितना होता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था 1 होता है। आंख बंद करके याद रखो 1 होता है। चौथा dy/dx बोलिए क्या हो जाएगा सर, x का पावर 5x4 प्लस 3x² प्लस 4 इंटू 1/2 2x का पावर -1/2 प्लस शून्य। आई थिंक आई एम करेक्ट, पावर पहले पावर में कम, या आई एम करेक्ट। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का चलिए आप भी बताओ क्या क्या होगा। 20x³ मिलाते जाओ प्लस 6 इंटू 3/2 3 3 जा 9 एक्स का पावर 3/2 माइनस 1 1/2 प्लस 9x का 9। क्या है यार, इजी तो है। चलो छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन dy/dx ए कांस्टेंट है 2 आ जाएगा x का पावर 1 प्लस b आ जाएगा b x का 1 हो जाएगा। b पहले, b इज ए कांस्टेंट और c का 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। सातवां नंबर, क्या लिखने में दिक्कत हो रही है क्या, एक बार पॉज करके आप लिख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए यहां ध्यान दीजिए, y इज dy/dx क्या हो जाएगा बच्चा बोलिए सर, 3 5 जा 15 15 x का पावर 4 -3 माइनस 1/x², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप ट्राई करना, 1/x का ऑलरेडी मैं बता चुका, x टू द पावर -1 होता है, -1 पहले आ जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा, आ जाएगा तो आप देख सकते हैं। चलिए प्रोडक्ट रूल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। क्या बोलता है प्रोडक्ट रूल, अगर y इज इक्वल टू समथिंग लाइक u डॉट v है, जहां पे u भी मेरा फंक्शन ऑफ x है और v में मेरा फंक्शन ऑफ x है, तो ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, dy/dx सबसे पहले पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, du/dx इजी पीजी इनटू v एज इट इज प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू dx इनटू u एज इट इज। हाँ या ना? होपफुली ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा। चलिए यहां ध्यान दीजिए, सर y इज इक्वल टू एक्स डॉट लॉग एक्स है, बीच में डॉट है प्लस नहीं है, तो दोनों प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ x करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx इनटू सेकेंड एज इट इज प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x इनटू फर्स्ट एज इट इज। क्या हो जाएगा सर, 1 इंटू ln x प्लस 1/x इंटू x, x चला गया, आंसर बस ln x आ रहा है। x
ln x का डिफरेंशिएशन ln x। चलिए सेकेंड वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, पॉज करके आप ट्राई करिए। y dy by dx क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x इनटू सेकेंड एज इट इज क्या हो जाएगा? cos x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos दैट इज माइनस sin x इनटू फर्स्ट एज इट इज। इजी पीजी। अगर e टू द पावर x को हम कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा मेरा? cos x माइनस sin x। इतना कुछ हार्ड नहीं था, हाँ या ना? ओके नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन रूल। हाँ अब y इज इक्वल टू यू बाई वी है बच्चा, क्या है? y इज इक्वल टू यू बाई वी है अपना। तो dy बाई dx क्या होता है बच्चा? ध्यान से देखो, dy बाई dx इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x इनटू v एज इट इज प्लस माइनस होता है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पे माइनस होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x इनटू u एज इट इज डिवाइडेड बाय एक नया आ जाता है v स्क्वायर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वही चीज ऊपर लिखा हुआ, वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो ज्यादा फील आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, चलो बोलो तो। y इज इक्वल टू 4x बाई, क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है, dy बाई dx क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ अपर 4 इंटू सेकेंड एज इट इज माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड दैट इज 1 माइनस 0 इंटू फर्स्ट एज इट इज डिवाइडेड बाई सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। क्या ये हार्ड है क्या? तो नहीं हार्ड है। आप इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यह आ जाएगा 4x माइनस 28 माइनस माइनस 4x। तो ये 4x कट जा रहा है इस बार, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। कुछ खास है नहीं, इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एवरीबडी पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ प्लीज। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा बच्चा? सब डिफरेंशिएशन ऑफ पहला क्या हो जाएगा? 2x इंटू सेकेंड एज इट इज, बोलो क्या हो जाएगा? cos x, बोलो माइनस u इंटू वी है ना, तो माइनस क्यों होगा? प्लस ही होगा ना, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड माइनस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना ही रहने दे सर, कॉमन नहीं ले, मत लो, कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन का dy बाई dx बोलिए, e टू द पावर x का e टू द पावर x, साइन x का साइन x रहने दो, फिर साइन x का क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, फिर e टू द पावर x का एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, e टू द पावर x साइन x प्लस cos x। कुछ है क्या इसमें? इजी पीजी। नेक्स्ट, हाँ ये देखिए, ये y u बाई वी पे है। चलिए dy बाई dx क्या हो जाएगा बोलो? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 2x इंटू सेकेंड एज इट इज माइनस सेकेंड का डिफरेंशिएशन साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस हो जाएगा इंटू सेकेंड एज इट इज डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। आप इसको और शॉर्ट कर सकते हो बट कोई जरूरत नहीं है, कंसेप्ट दिख रहा है इसमें। dy बाई dx बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट cot x का माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डिवाइड इंटू है, ये माइनस नहीं है, इंटू डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 6। कुछ है क्या? एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। बहुत हार्ड नहीं है, आपको इतने तक देख के छोड़ देना, ज्यादा सोचना नहीं आगे क्या करना, आगे शॉर्ट नहीं करना। चलिए एक क्वेश्चन है, आई दिया हुआ फंक्शन, यहाँ पे आई दिया हुआ इतना, तो डी आई बाई डी टी निकालना है, यानी डी ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू डी टी क्या हो जाएगा? तो या तो यू इंटू वी करो, या तो इस फंक्शन को थोड़ा तोड़ लो, इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे टी टू द पावर 4 माइनस 2t क्यूब है। अब इजी हो गया, अब इजी हो गया तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, 4t³ माइनस 6t² इजी पीजी।
कुछ है ही नहीं। u इंटू वी के फॉर्म में भी कर सकते थे, बट उससे बढ़िया यही अच्छा है। हाँ, इसको u इंटू वी मतलब इसको एक्सपैंड नहीं कर सकता, इसको u इंटू वी ही करना पड़ेगा। डी क्यू बाई टी टी, आप इसको क्या t+5 का क्यूब निकालोगे, t+2 का होल टू द पावर 4 कहाँ से निकालोगे? फॉर्मूला याद ही थोड़ी रहेगा। तो इसको u बाई वी करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 3t+5 का पावर स्क्वायर इंटू सेकेंड एज इट इज, प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन 4 फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा इसमें चेन रूल भी लग रहा है, बट चेन रूल आपको दिख नहीं रहा, चलो क्योंकि इनटू फिर 1 होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, जो आपको चेन रूल के बाद समझ में आएगा। तो ये चेन रूल के बाद ही करते तो ज्यादा अच्छा रहता, बट इसको अभी रहने दिया जाए। इसको प्लीज ट्राई इट आफ्टर द चेन रूल। मैं आपको सामने लिख देता हूँ, ट्राई आफ्टर चेन रूल। सर ये चेन रूल क्या है? तो चेन रूल आपको पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आप इसको ट्राई करना। चलो करेंगे इसको। आ गया चेन रूल, चेन रूल आ गया। तो क्या है चेन रूल? कहता है, ये बहुत घटिया 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 चीज दिया, मेरा एक सिंपल लैंग्वेज समझ लो, वही सबसे बेस्ट है। जब y is function of functions, so we use chain rule, we use chain rule, we use chain rule। क्या होता है इसमें? हैक बस एक ही लाइन है, चुपचाप से मेरा हैक याद रखो। कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग, कीप on differentiating till the point you can differentiate, keep on differentiating till the point you can differentiate, till the point you can differentiate। जब तक आप डिफरेंशिएट कर सकते हो तब तक आप इसको डिफरेंशिएट करते रहो। समझ में आ रहा है? कीप ऑन डूइंग द डिफरेंशिएशन टिल द पॉइंट यू कैन डिफरेंशिएट। सर समझ में नहीं है, वाई इज फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये नीट वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, बट एग्जाम्पल देखेंगे मजा आ जाएगा, कुछ उतना हार्ड नहीं है। चलो देखते हैं। देखो जैसे मेरा ये फंक्शन है, देखो कॉस के अंदर में एक लीनियर फंक्शन अलग दिया हुआ है, यहाँ पे साइन के अंदर में एक क्वाड्रेटिक प्लस एक क्यूबिक फंक्शन अलग दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो क्या करते हैं इसको, चुपचाप से देखो, बहुत इजी हैक है, मैं वो करता जा रहा हूं, आप करता जाओ। सबसे पहले ध्यान से देखो, कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, फिर एंगल में जो कचरा है वो एज इट इज कचरा डाल दो, इनटू, अब अंदर कचरा का डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कॉस का डिराइवेशन साइन होता है, साइन थीटा, थीटा में जो भी कचरा है डाल दो। अब थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3x 3 का 0, तो ये आपको क्या हो जाएगा? -2 साइन कचरा, जो भी कचरा 2x प्लस 3, जो भी एंगल बात, जो भी चीज बाद में आता है उसको आप पहले ले आओ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले। चलो यहाँ ध्यान दो, फिर समझ में आएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे समझ में आते जाएगा। dy बाई डी एक्स, चलो इसको करते हैं। तो सबसे पहले साइन का करो तो डिफरेंशिएशन, साइन का क्या होता है? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, जो भी कचरा है वो एज इट इज डाल दो। उसके बाद कचरा का स्टार्ट करो, एक्स स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 2x प्लस 3x स्क्वायर का क्या, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, हाँ या ना? 3x स्क्वायर, हाँ या ना? 3x स्क्वायर, बोल भी रहा हूं, दिख नहीं रहा है तो बोल रहा हूं। सो दिस इज द वे, आप उसको क्या करो, पहले ले आओ 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू कॉस जो भी एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और भी क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आते जाएगा। कीप ऑन डूइंग द डिफरेंशिएशन टिल द पॉइंट यू कैन डू इट। सो y इज इक्वल टू ln x क्यूब प्लस 4 है, तो इसको dy बाई डी एक्स करो, dy बाई डी एक्स करोगे तो क्या होगा? पहले लॉग का करेंगे, लॉग का कितना हो जाएगा? 1 बाई कचरा, जो भी कचरा है, इनटू, चलो अब कचरा का करते हैं, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 4 का कितना हो जाएगा? 0। इजी पीजी, खत्म। बातें समझ में आ रही है? कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट, ओके, ये भी है। चलो, जब तक हो रहा है तब तक करते जाना है, जब तक डिफरेंशिएशन हो रहा है तब तक करना है। चलो, क्या ई टू द पावर कचरा, ई टू द पावर कचरा का ई टू द पावर कचरा होता है, इनटू कचरा का क्या हो जाएगा? बोल, कचरा 3x का 3 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा? बोलो, 3 ई टू द पावर 3x माइनस 6। इजी पीजी। अरे बोल, समझ में आ रहा है? कुछ है नहीं। नेक्स्ट,
तो dy बाई dx क्या हो जाएगा बच्चा बोल। सर सबसे पहले ए क्या है, कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट होता है। सर आपको कैसे पता, ऐसा फिजिक्स में आपको रिलेशंस फॉर्मूला मिलेंगे, आपको पता चल जाएगा। ए इज एम्पलीट्यूड साइन, ये हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। ए इज ए कांस्टेंट साइन थीटा का कॉस। सर तो आपको पता ना, हम लोग कैसे करेंगे, अरे बाबा आपको बाद में पता चल जाएगा। कॉस जो भी कचरा है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू फाइव। अब कचरा का स्टार्ट कर देंगे, पहले किसका क्या, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, साइन का कॉस होता है, फिर एंगल जो था लिख दिया, फिर एंगल का स्टार्ट करेंगे। एंगल ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा, ओमेगा इज ए कांस्टेंट, और टी का विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स नहीं फाइंड करना था, डी टी फाइंड करना था, डीएक्स डीवाई बाई डी टी फाइंड करना था, क्योंकि y इज फंक्शन ऑफ t ना, यहाँ पे t वेरिएबल है। तो ओमेगा टी का ओमेगा इज ए कांस्टेंट प्लस फाई इज ए कांस्टेंट, फाई का जीरो हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो ध्यान से समझिए, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां पे a कांस्टेंट है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसको, और t वेरिएबल है, और फाइव इज ऑल्सो कांस्टेंट जिसको इनिशियल फेज कहते हैं, आगे जाके सीखिएगा। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कचरा जो एंगल में वो डाल दिया। अब एंगल का करेंगे तो ओमेगा टी, 5x का डिफरेंशिएशन 5 होता है, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा होगा, और 5 इज ए कांस्टेंट, 2 का डिफरेंशिएशन विद एनी वन जीरो, तो 5 का डिफरेंशिएशन जीरो। तो क्या हो जाएगा बोलो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ये आपको प्रैक्टिस आगे जाके करना पड़ेगा, इसीलिए अभी डाला हुआ है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन आपको एसएचएम में मिलेगी। चलो आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर sin t। तो dy बाई dt क्या हो जाएगा, y इज फंक्शन ऑफ t, e टू द पावर जो भी होता है वो एज इट इज कचरा लिख दीजिए, sin t लिख दीजिए, फिर sin t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t। बोलते नहीं है यार, बोलो, cos t into e to the power sin t। होपफुली यू आर गेटिंग इट। चलो आगे, पावर चेन रूल, कुछ नहीं है, कुछ नहीं सीखना है इसमें, जैसा मिलेगा करते जाएंगे, जब पावर आएगा तो पावर का पहले करेंगे, इसीलिए वो क्वेश्चन बोला था राइट आफ्टर द चेन रूल, उसी का है। कुछ नहीं इसमें देखना, चुपचाप से जो करो जो मैं बोल रहा हूँ। देखो क्या है सर, डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान दो, सबसे पहले पावर का करते हैं ना, पावर पहले एक्स टू द पावर एन का सीखे थे, तो ये फंक्शन उसमें पावर लगा हुआ है, तो पावर का क्या हो जाएगा बोलो, 6, जो भी कचरा है, कचरा एज इट इज, और कचरा का पावर में -1 इंटू, चलो अब अंदर में कचरा है, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 3 का 0, इसमें क्या ही ऐसा है जो आप पागल हो जाओगे, 6 इंटू 2x, 12x हो जाएगा, 12x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का पावर 5, आंसर है, खत्म, कुछ था ही नहीं। चलो आगे, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू एक्स फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 का पावर हाफ बोल दें। चलो डी वाई डी एक्स बाई डी टी करते हैं, x फंक्शन ऑफ t है, तो पहले किसका होगा बोलो, पहले होगा पावर का, पावर पहले जो भी कचरा है एज इट इज, और पावर में एक कम -1/2 इन टू, अब अंदर में कचरा का करेंगे टी स्क्वायर का 2t प्लस 2 का 0, क्या ही है इसमें, 1/2 टी स्क्वायर प्लस 2 का पावर 1/2, और ऊपर में क्या आ जाएगा 2t, 2 से 2 कट गया, तो t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 2 का, इजी पीजी, कुछ है क्या इसमें, एकदम इजी पीजी, ध्यान दीजिए। अब इसका करते हैं y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कॉस स्क्वायर एक्स का, आप बच्चा क्या करता है गलती, इसको कॉस स्क्वायर एक्स का क्या साइन स्क्वायर एक्स करने लग जाता, नो, पहले कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखो, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब बोलो क्या हो जाएगा डी वाई, अब तो बच्चा जैसा हो गया ये फॉर्मूला। सर पहले पावर का 2 कॉस एक्स पावर में 1 इन टू, कचरा का कॉस एक्स का कितना हो जाएगा साइन एक्स, तो ये बेसिकली क्या आ गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं बोलो, देखते कौन बच्चा को याद है, बोलो बोलो बोलो, हाँ कोई कोई कोई, यस यस, साइन 2x, साइन 2x। चलिए y इज इक्वल टू साइन
एक्स स्क्वायर एंगल का स्क्वायर है, ये आपका साइन एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे स्क्वायर कॉस में लगा हुआ था, यहाँ पे स्क्वायर एंगल में लगा हुआ है, तो डोंट कंफ्यूज इट विद दिस वन। नो, वहां पे स्क्वायर एंगल का, तो पहले क्या होगा बोल, डी वाई बाई डी एक्स। पहले साइन का करेंगे कॉस, अंदर का जो भी कचरा एज इट इज, इनटू जब अंदर के एंगल का करेंगे, तो अंदर के एंगल से एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x, तो क्या हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। याद रखिए ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, ये साइन थीटा स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर है। तो एंगल का स्क्वायर है, तो देखो अंदर में है, आप बाहर में लिखो या अंदर में लिखो, बात बराबर है। एक्स का होल स्क्वायर, ये एंगल का स्क्वायर है, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जो कचरा है वो एज इट इज, फिर कचरा का डिफरेंशिएशन कर दूंगा, इजी पीजी। नेक्स्ट, आज की सभा थोड़ी समाप्त, और आने वाले समय में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव, यानी ये डिफरेंशिएशन को यूज करके कैसे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स है। और आपका मैक्सिमा मिनिमा इज द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो मैक्सिमा मिनिमा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन keep revising this video, it is very important for your kinematics and Newton law of motion. Till then take care, bye। अपना हेल्थ पे ध्यान दीजिए और मेहनत करिए, मन लगा के पढ़िए, और कीप योर मोबाइल असाइड। जब आप पढ़ाई करते हैं तो मोबाइल साथ में रख के पढ़ाई नहीं करनी है, लैपटॉप खोल के पढ़ाई करनी है, मोबाइल उस समय साइड में रखिए, फिर पढ़ाई करिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।